नमस्ते, आपका स्वागत है। आज मैं श्रृंखला वन पीस एपिसोड 1 प्रोमास डॉन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आगे बिगाड़ने वालों पर पूरी नजर रखें। वन पीस का पहला एपिसोड 22 साल पहले लोगोए टाउन में हुआ था। नौसैनिक विश्व सरकार की ओर से आम लोगों को दुष्ट समुद्री डाकुओं से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। समुद्री डाकुओं के तथाकथित राजा गोल्ड रोजर को पकड़ लिया गया है और उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाने वाली है। इसे देखने के लिए इकट्ठी हुई अच्छी खासी भीड़ के सामने उसे एक उदाहरण बना दिया गया है। वाइस एडमिरल गारप उस व्यक्ति का जीवन जब्त मानते हैं, लेकिन जैसे ही वह गोल्ड रोजर को फांसी देने वाला होता है, वह आदमी खड़ा हो जाता है और कहता है कि कोई भी उसकी संपत्ति वापस पा सकता है और उन सभी को भाग जाना चाहिए। जैसे ही भीड़ तितर बितर होती है और उस व्यक्ति के अंतिम शब्द इतिहास की दिशा बदल देते हैं और महान समुद्री डाकू युग की शुरुआत करते हैं, रोजर को एक शहीद की तरह दिखाया जाता है। अभी भी वन पीस खजाना मिलना बाकी है। हालांकि कहाँ? आज मंकी डी लफी को पहली बार अपनी छोटी नाव पर देखा गया है, जो समुद्री डाकुओं का राजा बनने और वन पीस खजाने की खोज करने का इरादा रखता है। लेकिन जब नाव डूबने लगती है तो लफी एक बैरल में गोता लगाता है और पानी को उसे दूर ले जाने देता है। अफसोस की बात है कि यह उसे लेडी अल्विडा और उनके गुलाबी समुद्री डाकू जहाज पर सवार चालक दल और समुद्री लुटेरों के एक अन्य क्रूर गिरोह के बीच एक भयंकर लड़ाई के बीच में धकेल देता है। लफी के बैरल को जहाज पर ले जाया जाता है और लेडी अल्विडा विजयी होती है। ऐसा करने पर कोबी, वह युवक जो लफी का पहला साथी बनेगा, का परिचय हमसे कराया जाता है। फिर भी हम खुद से आगे निकल रहे हैं। कोबी और लफी जहाज की पकड़ में रास्ता पार करते हैं। कोबी को यकीन है कि सभी समुद्री डाकू चोर और गंदे हैं, लेकिन लफी ने एक समझदार मुस्कान के साथ उसे सही किया। फिर अपनी वर्तमान समय रेखा को पकड़ने के लिए हम समय में 10 साल पीछे विंडमिल विलेज की यात्रा करते हैं। अनाथ होने के बावजूद लफी एक कठिन व्यक्ति है। वह उस आजादी की इच्छा रखता है जो एक डरावना समुद्री डाकू होने से मिलती है। वह अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए शहर के समुद्री लुटेरों, जिनमें उनके कमांडर शैंक्स भी शामिल हैं, के सामने अपना चेहरा काटने के लिए चाकू का उपयोग करता है। इन फ्लैशबैक में शैंक्स लफी को साफ कर देता है, लेकिन लफी को समुद्री डाकू के सामान के बीच एक गमगम फल मिलता है, जिसे वह स्वाभाविक रूप से पूरा खा जाता है। यही वह चीज है जो लफी को उसके अद्वितीय कौशल से संपन्न करती है। यह अध्याय मंगा का बहुत अच्छी तरह से अनुसरण करता है, क्योंकि शैंक्स कई भाड़े के सैनिकों के साथ युद्ध में शामिल नहीं होने का विकल्प चुनता है, जो आते हैं और समस्याएं पैदा करते हैं। शैंक्स के निष्क्रिय बने रहने के फैसले ने लफी को नाराज कर दिया है, जो उसे कायर कहता है। शैंक्स यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि समुद्री डकैती केवल निरंतर संघर्ष से कहीं अधिक है। जब लफी भागने की कोशिश करता है तो शैंक्स उसकी बाह पकड़ लेता है और लफी अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। शैंक्स असंतुष्ट है। उसके बाद हम अलविदा के जहाज पर लौटते हैं, क्योंकि कोबी और लफी को बॉस के सामने पेश किया जाता है। लफी ने कोबी से बोलने और अलविदा को यह बताने का साहस दिखाने का आग्रह किया कि वह वास्तव में क्या महसूस करता है, लेकिन अलविदा ने द वॉकिंग डेड के नेगन की तरह अपनी नुकीली गदा को इधर-उधर घुमाना शुरू कर दिया। जब यह लफी से टकराता है तो हमें एहसास होता है कि वह आपका विशिष्ट समुद्री डाकू नहीं है। उसकी त्वचा खींचने योग्य है और अविनाशिता का आभास होता है। एल्विडा को उसने अपनी ट्रेडमार्क गम गम पिस्टल तकनीक का उपयोग करके पूरी तरह से नाव से फेंक दिया है। फिर रहस्यमय मिस्टर 7 को सिक्सिस द्वीप पर हमारे सामने पेश किया गया। वह जोरो को अपनी कंपनी बारोक वर्क्स में लाना चाहता है। मिस्टर 7 इस बात से नाराज हैं कि जोरो ने कार्रवाई के लिए कॉल को अस्वीकार कर दिया, लेकिन इसके परिणामस्वरूप जोरो और मिस्टर 7 के बीच एक अच्छी तलवार की लड़ाई होती है, जिससे दर्शकों को जोरो की क्षमताओं को करीब से देखने का मौका मिलता है।
मिस्टर सात अंततः आधे में विच्छेदित हो गया। नामी नाम का एक अजीब लाल बालों वाला व्यक्ति ईस्ट ब्लू में एक समुद्री डाकू जहाज के करीब पहुंच गया। जब वह एक बड़ी छाती को छुपाने की कोशिश करती है तो वह उनसे मदद की गुहार लगाती है। दो समुद्री डाकू खजाने को खोलने के लिए उत्सुक होकर जहाज पर चढ़ गए, जो खाली निकला। अपने धोखे के परिणामस्वरूप नामी ने अपने लिए उनका जहाज चुरा लिया और अपने नक्शे के साथ अज्ञात क्षेत्र में चली गई। जब हम उसके और लफी के साथ वापस आए तो हमें पता चला कि कोबी का सपना नौसेना में शामिल होने का है। वे एक कौवे का पता लगाने और नाव से निकलने के इरादे से शैल द्वीप की यात्रा करते हैं। बेस में प्रवेश करने से पहले दोनों भोजन के लिए रुकते हैं। वहां उनका सामना जोरो से होता है, जो मिस्टर सात का शव लेकर आता है। नामी भी इस क्षेत्र में घूम रही है। जब हाउस ऑफ द ड्रैगन हेलमेप्पो से सीधे एक बेशर्म नौसैनिक आता है जो टारगैरियन जैसा दिखता है, तो जोरो एक बार फिर तेजी से और कुशलता से सभी गार्डों को खत्म करके अपनी युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन करता है। कैप्टन मॉर्गन, जो यहाँ समुद्री प्रभाग की देखरेख करते हैं, हेलमेप्पो के पिता हैं। मॉर्गन का कहना है कि जोरो की क्षमताओं की प्रशंसा करने के बावजूद एक समुद्री अधिकारी पर हमला करने पर दंडित किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप जोरो को एक सप्ताह के लिए बाहर आंगन में कैद कर दिया गया है। पब में संरक्षकों में से एक से वर्दी छीनने के बाद नामी जो कुछ भी हो रहा है उसे देखता है और एक नौसैनिक की पहचान रखता है। पता चलने पर वह उसे बाहर ले जाती है। लफी किसी अन्य स्थान पर आधार के नीचे चलने वाली जाली के माध्यम से गुप्त रूप से आंगन में प्रवेश करती है। जोरो का तर्क है कि हालांकि उसने खुद को बंदी बना लिया था, लेकिन लफी को उसकी अच्छाई के बारे में पता है और उसे अपने दल में शामिल होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जोरो ने मना कर दिया। लफी बाहर जाते समय बेसमेंट में नामी के पास से गुजरता है और तुरंत उसके मुखौटे से पहचान लेता है। इसके अतिरिक्त वह उसे ग्रैंड लाइन का नक्शा लाने की गारंटी देता है। वह मॉर्गन से संपर्क करने और उससे सीधे सवाल करने का विकल्प चुनता है, क्योंकि यह नक्शा उसकी संपत्ति है। खैर, वे भाग्यशाली हैं क्योंकि वे गलियारे में उससे टकरा जाते हैं। जैसे ही वे बातचीत करते हैं, नामी अपने कार्यालय का ताला खोलने के लिए मॉर्गन की चाबियों की आवश्यकता से बाहर निकलने के बारे में बात करके सफलतापूर्वक संदेह को दूर कर देती है। जब लफी ने उससे अपने दल में शामिल होने के लिए विनती की तो उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह समुद्री लुटेरों से घृणा करती है और कभी भी उसके दल में शामिल नहीं होगी। यह सब अंततः कैप्टन मॉर्गन और लफी, नामी और जोरो के समूह के बीच टकराव में परिणत होता है। स्वाभाविक रूप से तिकड़ी प्रबल होती है और खुले पानी में लौटने के लिए एक जहाज पर चढ़ जाती है। जब वाइस एडमिरल को शेल टाउन में जो कुछ हुआ उसके बारे में पता चलता है तो उसे पता चलता है कि ग्रैंड लाइन चार्ट ले लिया गया है। चूंकि अब लफी की पीठ पर एक लक्ष्य चित्रित हो गया है, इसलिए इसका शब्द अजीब जोकर समुद्री डाकू बग्गी तक भी पहुंच जाता है। निष्कर्ष से पता चलता है कि हम मंगा में गहराई से जा रहे हैं और खेल में इतनी जल्दी अतिरिक्त समुद्री डाकू विद्या को शामिल करना एक अद्भुत विचार है। यह निश्चित रूप से आने वाली एक दिलचस्प श्रृंखला को चिढ़ाता है। टाइम स्नैप के साथ इस श्रृंखला के पुनर्कथन में अपने पसंदीदा अनुक्रम पर टिप्पणी करें। इस अद्भुत पुनर्कथन को देखने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड के अपडेट के लिए सदस्यता लें।